साहित्य अध्ययन केंद्र में स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12वीं के पहलवान की ढोलक नामक पाठ का पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर से आपको अवगत कराऊंगा। ये दोनों ही चीज यानी आज इस वीडियो में आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए चलते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पर। आपके पाठ्य पुस्तक में सबसे पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पार्ट इसके हर साल पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है कि कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लूटन के दाव पेच में क्या तालमेल था। पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। आपको शब्द देना है। तो लूटन ढोल की आवाज के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील था। ढोल की एक एक थाप मानो उसको कुश्ती के लिए दाव पेच सिखा रही हो। ढोल से निकली हुई ध्वनियां निम्नलिखित अर्थ अथवा आदेश दिया करती थी। एक तरफ आप लिखेंगे भी, नोट्स भी बनाएंगे, तो एक तरफ ध्वन्यात्मक शब्द लिखेंगे और दूसरी तरफ उसका अर्थ लिखेंगे। जैसे पहले है चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, इसका अर्थ होता है आजा भिड़ जा। जैसे आवाज जब लगती है चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, तो उसका अर्थ आजा भिड़ जा से मतलब। दूसरा है चटाक चट धा, चटाक चट धा, चटाक चट धा, तो ये जब आवाज आती है तो उसका अर्थ होता है उठाकर पटक दे। कौन निकल रहा था? लूटन से। तीसरा है ढाक ढिन्ना, ढाक ढिन्ना, ढाक ढिन्ना, ढाक ढिन्ना। यदि इस तरीके से बजती है तो उसका अर्थ होता है बाह पट्टे। क्या होता है? बाह पट्टे। चटधा गिरधा, चटधा गिरधा, इसका अर्थ यह होता है कि मत डरना, मत डरना। धाक धिन्ना तिरकट तिन्ना, ये ध्वन्यात्मक शब्द है। इसका अर्थ होगा दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ। धिन्ना धिन्ना धिक धिन्ना, धिन्ना धिन्ना धिक धिन्ना, अर्थ होता है चित्त करो। ये पूछ दिया जाता है, ध्वन्यात्मक शब्द दे दिए जाएंगे, आपको अर्थ लिखना होगा, अथवा दे दिया जाता है आपको क्या करना होता है? मिलान करना होता है। तो ये ध्वन्यात्मक शब्द हमारे मन में उत्साह का संचार करते हैं और संघर्ष में लड़ने की प्रेरणा देते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी के किस मोड़ पर लूटन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? कहानी के किस किस मोड़ पर लूटन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? यह इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस प्रश्न का उत्तर यदि आपके माइंड में बैठ जाता है तो इस चैप्टर का कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिससे आप अवगत ना हो जाओ, क्योंकि हर एक बिंदुओं का इसमें चित्रण मिलेगा। क्या कहानी में लूटन के जीवन में निम्नलिखित परिवर्तन आए? सबसे पहले माता पिता की मृत्यु के बाद में वह अनाथ हो गया। अनाथ होने के बाद में उसका पालन पोषण किसने? उसकी विधवा सास ने किया था, पहला परिवर्तन। दूसरा, श्यामनगर मेले में चांद सिंह को कुश्ती में पछाड़ करके वह राज दरबार का अस्थाई पहलवान नियुक्त हुआ था। तत्पश्चात क्या हुआ? 15 वर्ष बाद राजा साहब की मृत्यु हो जाती है। राजकुमार जब लौट करके आता है तो उसे दरबार से हटा दिया जाता है और वह अपने पैतृक गांव लौट आता है। फिर क्या परिवर्तन होता है? कुछ दिनों तक गांव वालों ने भरण पोषण करने का दायित्व लिया, झोपड़ी बना देते हैं, उसका भरण पोषण करते हैं, किंतु बाद में धीरे धीरे अखाड़ा खाली पड़ने लगता है, खाली हो जाता है। क्यों? अखाड़ा क्यों खाली हो गया? क्योंकि केवल पिता व 2 पुत्र ही रह गए। किसानों के जो पुत्र थे उनको खाने पीने की चीजें नहीं मिलती थी और धीरे धीरे उसका अखाड़ा खाली होने लगा। अगला पॉइंट,
पुत्रों की मृत्यु के बाद 4-5 दिन तक वह अकेला रहा और फिर स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। कौन? पहलवान। तो यह महत्वपूर्ण परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, लूटन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई और पहलवान नहीं बल्कि ढोल है? उत्तर, लूटन ने कुश्ती के दांव पेच किसी उस्ताद से नहीं सीखे थे। उसे कुश्ती करते हुए संघर्ष की प्रेरणा यदि मिलती थी तो वह ढोलक की उत्तेजक आवाज से, ढोलक की उत्तेजनापूर्ण आवाज से ही मिलती थी। जब वह ढोलक पर थाप पड़ने वाली थाप को सुनता था तो उसकी नसें उत्तेजित हो जाती थी, उसका तन बदन लड़ने के लिए मचलने लगता था। श्यामनगर मेले में उसने शेर के बच्चे चांद सिंह को भी इसी आवाज के बल पर पटकनी दे दिया था, उसको हरा दिया था। यही कारण है कि जब वह कुश्ती जीता तो सबसे पहले ढोल वालों को जाकर के प्रणाम किया। एक प्रकार से उसने ढोल को ही अपना गुरु मान लिया था। उसका कोई और नहीं बल्कि यह ढोल ही उसके थे? गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कि गांव में महामारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद लूटन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? इसी प्रश्न को कभी कभी 2 तरीके से और पूछता है आपके पेपर में कि अपने बेटों के देहांत के बाद भी लूटन पहलवान पहले की भांति ढोल बजाता रहा, कारण क्या था? अपने इस प्रश्न को और भी घुमाता है तो करता है कि अपने बेटों की मरणासन अवस्था में और उसके मर जाने के बाद भी लूटन पहलवान ढोलक क्यों बजाता रहा? तीनों का उत्तर एक ही होगा, प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। लूटन पहलवान का ढोल की आवाज के साथ गहरा रिश्ता था। वह आवाज की तरफ ध्यान देकर के सुनता रहता था। यह आवाज उसकी नसों में सनसनी पैदा करती थी, उसे जीवंतता भरती थी। जीवित रहने के लिए उसे ढोल की अत्यंत आवश्यकता थी। वह यह भी समझता था कि यह ढोल न केवल उसे बल्कि औरों को भी उत्साह देता है, यह सन्नाटे में जिंदगी के होने का एहसास कराते। इस कारण महामारी फैलने के दौरान भी वह ढोल बजाता रहा। अपने बेटों की मृत्यु के बावजूद भी उसने सन्नाटे को हराने के लिए, सन्नाटे को तोड़ने के लिए, जीवन को उत्साहित करने के लिए, जीवन में उत्साह को बनाए रखने के लिए ढोल बजाना जारी रखा। ढोल बजाना कभी बंद नहीं किया। अगला प्रश्न आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 5वां है। 5वां प्रश्न है कि ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? ढोलक की जो आवाज थी, इस आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? उत्तर यह होगा कि ढोलक की आवाज से रात का सन्नाटा और भय कम होता था। जो सन्नाटा और भय रहता था वह समाप्त हो जाता था। महामारी से पीड़ित अधभरे लोगों की नसों में एक तरीके से उत्तेजना आ जाती थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबकी आंखों में श्यामनगर मेले का वह दृश्य घूमने लगता था, उत्साह से परिपूर्ण हो जाते थे। यद्यपि मरने वाले रोगी मौत से बच नहीं पाते थे, मरने वाले तो मरते ही थे, किंतु उन्हें जीते जी मौत का भय सताता नहीं था, सताना बंद कर देता था। वे आराम से भर सकते थे। इस प्रकार ढोल की आवाज उनके जीवन में कष्ट को कम करने में सहायक था। उनके जीवन में जो कष्ट थे उस कष्ट को बहुत अधिक समाप्त कर देता था। अगला प्रश्न है
कि महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। दोनों में अंतर पूछा जा रहा है। महामारी फैलने के बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में काफी अंतर होता था। सूर्योदय के पश्चात दिन भर गांव में हलचल रहती थी, पूरे दिन तक गांव में हलचल रहती थी। कारण क्यों? चाहे बीमार लोग हाहाकार ही करते क्यों न हों, रुदन ही क्यों न कर रहे हों, किंतु फिर भी एक दूसरे के चेहरों पर चमक रहती थी। वे सुबह होते ही कांकते कराते स्वजनों के पास जाकर के उन्हें सांत्वना देते थे। इस प्रकार उनका जीवन उत्साह से परिपूर्ण रहता था। जबकि सूर्यास्त के पश्चात सब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे और वे चूं भी नहीं करते थे। किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी, मानो उनकी बोलने की शक्ति समाप्त हो गई हो, कुंद पड़ गई हो। यहाँ तक कि माताएं अपने दम तोड़ने वाले बच्चों को बेटा भी कह करके नहीं पुकार पाती थी। तो यह है इसमें अंतर। अगला प्रश्न है कुश्ती या दंगल। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? लेखक पूछ रहा है कि पहले से आज क्यों ऐसा परिवर्तन आ गया है। तो उत्तर यह होगा कि आज पहलवानों को न इतना सम्मान मिलता है, न दंगल इस प्रकार के आयोजित किए जाते हैं। कारण यह कि अब पहले की तरह राजा भी नहीं रहे। दूसरे, अब मनोरंजन के अत्याधुनिक साधन हो गए हैं। अब कुश्ती का स्थान घुड़दौड़, क्रिकेट प्रतियोगिता, फुटबॉल प्रतियोगिता, वॉलीबॉल प्रतियोगिता आदि अन्य खेलों ने ले लिया है। वह प्रचलन धीरे धीरे क्या समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है इसकी जगह अन्य किन खेलों ने ले लिया है? तो इसका उत्तर अभी मैंने बता दिया कि इसके जगह पर और कौन कौन से खेल प्रचलित हो गए हैं। इसके जगह पर क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस आदि अनेक ऐसे खेल हैं जो इसके जगह पर ये दूसरे खेल प्रचलित हो गए हैं। अगला इसी में प्रश्न कर रहा है, इसका 7वां का ग है कि कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। कौन सा ऐसा कदम उठाया जाए जिसके कारण पुनः यह लोकप्रिय हो जाए। कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर पंचायत के माध्यम से अखाड़े तैयार कराने पड़ेंगे। जनपद से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहलवानों को सरकार की ओर से धनराशि देनी पड़ेगी और उन पहलवानों को सेना, रेलवे, बैंक आदि में क्या चाहिए नियुक्त भी करना पड़ेगा। उनके माध्यम से, उनकी नियुक्ति के माध्यम से उसमें हम रख लें और उनको दंगल लड़ने के लिए प्रोत्साहित करें, शायद यह स्थिति समाप्त हो सकती है। 8वां है क्वेश्चन कि आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही क्षीण हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिला करके हंस पड़ते थे। ऐसा क्यों? लेखक कह रहा है कि अमावस की रात में चमकते और टूटते तारों की रोशनी पर दृष्टिपात करते हुए महामारी से पीड़ित लोगों की दुर्दशा पर भावुक होकर के यदि कोई तारा टूट करके सांत्वना देने के लिए मानो पृथ्वी की ओर दौड़ रहा हो, परंतु वह बेचारा करे भी क्या। वह इतना दूर है कि उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही समाप्त हो जाती है। अन्य तारे उसकी भावुकता पर क्या हंसने लगते हैं। आशय यह कि
यदि कोई व्यक्ति इन दर्द से पीड़ित, इन महामारी से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने के लिए भी जाता था और वह बहुत ही दूर रहता था, तो चाह करके भी इन व्यक्तियों की सहायता वह नहीं कर पाता था। अगला प्रश्न है कि पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, यानी मानवीकरण अलंकार है। पाठ में से ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। कहाँ कहाँ मानवीकरण है और उसका अर्थ भी आपको बताना है। प्रकृति के मानवीकरण के रूप में कुछ अन्य उदाहरण है। क्या? अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, निस्तब्धता करुण सिसकियां और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। यहाँ रेखांकित का मानवीकरण हुआ है। रेखांकित माने अंधेरी रात का, अंधेरी रात का मानवीकरण कर दिया गया, मनुष्य के रूप में चित्रण कर दिया गया है। निस्तब्धता, चुप्पी, इसका मानवीकरण किया गया है। आशय यह कि जाड़ी की अंधकारमयी रात में पड़ती हुई ओस रात्रि के लिए आंसू बहाती हुई प्रतीत हो रही थी। वातावरण में ऐसी घोर शक्ति थी कि वह आह वेदना की अभिव्यक्ति बाहर नहीं आ रही थी। वस्तुतः मलेरिया व हैजा से पीड़ित भयार्थ गांव एकदम शून्य शांत सा था। उसमें किसी प्रकार का कोई चहल पहल नहीं था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं इस चैप्टर के आधार पर, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि राजनीतिक षड्यंत्र किस प्रकार किसी व्यक्ति का बंटाधार कर देते हैं, प्रमाणित कीजिए। यह अन्य महत्वपूर्ण का प्रश्न है। यह भी लिखा जाएगा आपकी नोट्स बुक में। मनुष्य को राजनीतिक षड्यंत्रों के प्रति सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इस पाठ में राजा का मैनेजर षड्यंत्र करके पहलवान को दरबार से छुट्टी कर देता है। वह चाहता तो पहलवान के बाल बच्चों का हवाला दे करके उसे संरक्षण प्रदान करवा सकता था, परंतु उसने तो राजा को और भड़काने का कार्य किया, नए राजा को भड़का दिया। पर उसके ऊपर किए जाने वाले खर्च को भयानक कह करके आग में घी डालने का कार्य उसने किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र व्यक्ति का बंटाधार करने में काफी हद तक सहायक होते हैं। अंतिम प्रश्न, पहलवान की अंतिम इच्छा क्या थी और क्यों? पहलवान की अंतिम इच्छा क्या थी और क्यों? उत्तर होगा, पहलवान की अंतिम इच्छा यह थी कि उसे चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, चित्त न लिटाया जाए। कारण क्या? कारण यह कि वह कभी चित्त नहीं हुआ था, कभी हार नहीं मानी थी। दूसरी उसकी इच्छा यह भी थी कि उसे आग देते समय थोड़ा सा ढोल अवश्य बजा दिया जाए, इस तरीके से उसको सांत्वना मिलती। तो इस तरीके से यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है और अगला चैप्टर भी मैं गद्यखंड ही पढ़ाऊंगा। गद्यखंड से अगला चैप्टर भी होगा। कुछ बच्चे बार बार, एक दो बच्चे कल फोन भी किए थे कि सर क्या नोट्स हमें बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, नोट्स तो तुम्हें बनाना ही है और इसमें तो नोट्स बनाना और भी आसान है। धीरे धीरे प्ले करके जितना तक तुम लिख लो उसके बाद में फिर आगे प्ले कर लो और इस तरीके से आपको क्या नोट्स तैयार करना है, क्योंकि अभी यूनिट टेस्ट हुआ है, इसके बाद में 6 मंथली एग्जाम भी आपका ऑनलाइन ही होगा। तो जो बच्चे एक ही बार वीडियो लास्ट में देखते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट से पहले मैंने देखा कि एक एक दिन में 100 से ऊपर 140 145 व्यू आ रहा था, तो आप प्रतिदिन अपनी वीडियो को देखें, उसमें जो सार अंश हैं उनको आप नोट कर लें और उसको याद भी करते चलें। और आज के लिए गृह कार्य आपका होगा, होमवर्क यह होगा कि आपसे पहले जितने भी ये चैप्टर पढ़ाए गए हैं उनके वीडियो के माध्यम से आप देख लें कि कौन कौन चैप्टर पढ़ाए गए हैं
उनका नोट्स तैयार करना है। कम से कम एक चैप्टर का आप आज नोट्स श्योर बनाएंगे। और ऐसे करते करते 4-5 चैप्टर पढ़ाए गए हैं, वो 4-5 चैप्टर का नोट्स आप तैयार कर लेंगे। अभी फिलहाल स्कूल आपको आना नहीं है। जब आप स्कूल खुलता है, आप आते हैं, तो सबसे पहले आपका नोट्स देखा जाएगा। उस समय कोई रीजन नहीं चलेगा कि सर मैं नहीं देख रहा था, ऐसा हो रहा था, ये प्रॉब्लम था, वो किसी बच्चे के साथ में यदि कोई प्रॉब्लम भी है तो किसी दूसरे बच्चे से क्या नोट्स की कॉपी लेकर के अपना नोट्स तैयार कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो के अगले अंक में।